जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं सुपर संडे के रूप में। तो कल जो है कि रेलवे कॉलोनी में थोड़ा सा जो है कि मतलब पार्टी सार्टी होने के कारण जो है कि कल हम लोग उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज संडे है और आज जो है कि हम लोग सुपर संडे के रूप में उपस्थित हुए हैं। और आज जितना भी क्वेश्चन होगा वो सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको हर एक चैप्टर से देखने के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग लगातार बन के रहिएगा। आपको जो है कि बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि सुपर संडे जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होता है। तो चलिए अब रेगुलर हो जाएंगे हम लोग। जो है कि बहुत इधर जो है कि गैपिंग हो गया, तो अब वैसा गैपिंग नहीं होगा। आप लोग लगातार बन के रहिए और आपको लोग को जो है कि डेली वीडियो प्राप्त होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो आज जितना भी क्वेश्चन होगा वो मिक्स क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको साइंस का अलग से मिलेगा। पहले आपको जो है कि स्टैटिक जीके के रूप में जो है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के अंदर में बनने वाले पहले सिख राष्ट्रपति जो बने हैं वो ज्ञानी जैल सिंह बने हैं। और आप लोग को पता होगा ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के अंदर में पॉकेट बिटों का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह बने हैं। और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 ईस्वी में पॉकेट बिटों का प्रयोग पहली बार किया गया था, जो कि डाकपाल विधेयक पर। किस विधेयक पर? डाकपाल विधेयक पर 1966 में प्रयोग किया गया था और एकमात्र बार किया गया था। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति जो पॉकेट बिटों का प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। किसके तहत? 111 अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, आप लोग को जैसा कि पता है। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति जो वीटो का प्रयोग करते हैं वो 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार में से एक प्रकार याद रखिएगा पॉकेट वीटो। एक प्रकार का पॉकेट वीटो हो गया, दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो और तीसरा हो गया आत्यंतिक वीटो। ये 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वहीं पर जो है कि आपका चौथा नंबर का जो वीटो होता है वो होता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। वहीं अगर हम देखें कि राज्यपाल जो पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं 200 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में बनने वाले पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत के अंदर में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। वहीं दूसरी भारतीय महिला जो बनी है वो आपके द्रौपदी मुर्मू बनी है। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में बनने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि संथाल जनजाति से है, जिसका संबंध उड़ीसा के मयूरभंज जिला से है। मयूरभंज जिला से, याद रखिएगा, पैदापोसी गांव से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारत के अंदर में पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। कौन बने हैं? गुलजारी लाल नंदा बने हैं। वहीं भारत के अंदर में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछेगा तो बीबी गिरी मारेंगे। क्या मारेंगे? और भारत के अंदर में बीबी गिरी से संबंधित एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के अंदर में अगर पूछे कि सबसे पहले जो निर्दलीय राष्ट्रपति थे, निर्विरोध नहीं, निर्दलीय, भारत के अंदर में पहले निर्दलीय राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। क्योंकि इसका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं था, इसका संबंध जो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था, अर्थात AITUC से था। और बीबी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कितने नंबर के? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने? तो बीबी गिरी बने हैं। और भारत के एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति बने हैं। और भारत के अंदर में इसका संबंध ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था, याद रखिएगा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी बने हैं, याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के अंदर में कुल राष्ट्रपति की संख्या 15 है। और वर्तमान में 15 नंबर के राष्ट्रपति जो चल रहे हैं वो द्रौपदी मुर्मू चल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में जो है कि राष्ट्रपति जो बने थे आपके प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा द कोलाजियन ईयर। द कोलाजियन ईयर, द कोलाजियन ईयर पुस्तक के लेखक जो है वो आपके प्रणब मुखर्जी है। अगला क्वेश्चन,
वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। कहां बनी थी? केरल में। भारत के अंदर में 1957 ईस्वी में जो है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाला पहला राज्य बना था केरल। लेकिन भारत के अंदर में पूछे कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। कब बना? 1977 ईस्वी में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और जो है कि गैर कांग्रेसी कहने का मतलब है इसका संबंध कांग्रेस से नहीं था, इसका संबंध बीजेपी से था। कब था? बीजेपी से। और आगे चलकर जो है कि 1980 ईस्वी में 6 अप्रैल के दिन, अभी अप्रैल महीना ही चल रहा है, याद हो जाएगा अच्छा से, 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का स्थापना किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसीलिए 6 अप्रैल को जो है कि हम लोग मनाते हैं भाजपा दिवस। और आप लोग को पता है कि भाजपा ने पूरे विश्व में अभी खेल कर दिया है। अगर देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो उभर कर आई है सामने, वो बीजेपी आई है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि विश्व खेल दिवस जो हम मनाते हैं वह बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन ही मनाते हैं, अर्थात 6 अप्रैल को। यानी बीजेपी का स्थापना और विश्व खेल दिवस दोनों मनाते हैं 6 अप्रैल को। लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जयंती को। और मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था। और इनके नाम पर जो है कि एक आपका हॉकी स्टेडियम है लखनऊ के अंदर में। कहां में है? लखनऊ के अंदर में। और इन्हीं के नाम पर हाल ही में 2021 ईस्वी में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत किया गया। शुरुआत तो इसका 1991-92 में हुआ था, लेकिन उस समय उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसका नाम बदलकर 1921 ईस्वी में जो है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। वहीं अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के अंदर में जो है कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका आपका जो फुटबॉल स्टेडियम है वो कहां में है? तो वह भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर के राउरकेला में। भुवनेश्वर के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम से जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिरसा मुंडा जयंती कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी के पास हुआ था। रांची के पास एक जगह है खूंटी। तो झारखंड के रांची के खूंटी के पास 15 नवंबर 1875 को जन्म होता है बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा जो है कि बहुत प्रकार के जनजाति को सपोर्ट करते थे, उसके एक नेता के रूप में उभरे हैं, जिसे कि हम लोग धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, धरती बाबा के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? बिरसा मुंडा को। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है कि कुछ दिन पहले प्रत्येक 15 नवंबर को जो है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जयंती मनाते थे। इसीलिए याद रखिएगा उसका संबंध झारखंड से था। और झारखंड राज्य का स्थापना भी 15 नवंबर को हुआ है। झारखंड राज्य का स्थापना भी कब हुआ है? आप लोग को बता दें कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य का स्थापना हुआ था। आप लोग को सीरियली याद करवा देते हैं। छऊझा याद रखेगा। छऊझा यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अब तीनों का लिए ईस्वी 2000 आएगा, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग डेट आता है। तो आप लोग याद रखेगा 1915 छऊझा 1915 यानी अब तीनों में महीना आएगा नवंबर। तीनों महीना कौन आएगा? नवंबर। यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये सब चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की पहली महिला महासचिव बोलेंगे तो मारिएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेंगे कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो मीरा कुमार बनी थी। कौन बनी थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। अगर देखते हैं लोकसभा
तो लोकसभा का गठन 1952 में किया गया है भारत के अंदर में। भारत के अंदर में लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। और लोकसभा जो हम लिए हैं और राज्यसभा जो लिए हैं भारत के अंदर में, यह ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। और लोकसभा का पहले जो नाम ब्रिटेन के अंदर में चलता था, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स याद रखेगा, लोकसभा का पहले नाम हाउस ऑफ कॉमन्स था। वहीं राज्यसभा का ब्रिटेन के अंदर में नाम हम लोग जानते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से राज्यसभा को जानते थे और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से लोकसभा को जानते थे। और ये दोनों को जब भारत ने ग्रहण किया 1952 में, जब गठन करके भारत में ग्रहण किया ब्रिटेन से, तब इसका नाम आगे चलकर जो है कि 1954 में लोकसभा का नाम लोकसभा पड़ा और राज्यसभा का नाम राज्यसभा रखा भारत के शब्द में। लेकिन आप लोग को बता दें कि ये जो लोकसभा था, इसे पहले हम लोग ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते थे। इसीलिए क्वेश्चन आता था कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव जीता गया था 1892 में। 1892 में और 1892 में वो फिंसबरी लोकसभा से चुनाव जीते थे, जैसा कि आप लोग को पता है। और भारत के अंदर में लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो जीवी मौलंकर बने थे। जीवी मौलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे 1952 में, वो जीवी मौलंकर बने थे। और इस तरह चलते 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 अगर देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ओम बिरला है, ये 17वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब जब चुनाव हो जाएगा इधर आपका 18वां लोकसभा का, तो नया अध्यक्ष बनेगा, तो आप लोग उसे भी याद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू। भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और उसके अंदर में भारत के किसी भी राज्य में महिला राज्यपाल बनने वाली पहली बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग को बता दें, सरोजिनी नायडू जो है कि भारतीय इतिहास में अर्थात भारत को आजादी दिलाने के क्रम में भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें से कि आप लोग को पता है कि जब कांग्रेस का समय समय पर अधिवेशन हो रहा था, भारत राष्ट्र कांग्रेस का, तो उसमें यह पहली महिला भारतीय बनती है जो कि लोकसभा के जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करती है। आप लोग को पता है भारत राष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में 3 ही ऐसे महिला सदस्य बनी है जो कि अध्यक्ष के रूप में काम किया है, और पहली महिला बनती है एनी बेसेंट। पहली महिला बनती है एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, जो है कि अध्यक्ष बनने का काम करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला बनती थी आपकी सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन से अध्यक्षता करने का काम की। वहीं 1933 ईस्वी में तीसरी महिला बनती है नलिनी सेन गुप्ता। 1933 ईस्वी में वो कलकत्ता अधिवेशन से भारत राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। अर्थात देखते हैं कांग्रेस की कितनी महिला अध्यक्ष बनी? 3, जो कि 3 महिला अध्यक्ष आप लोग को पता चल गया। और आप लोग को बता दें कि उसमें से जो एनी बेसेंट थी वो भारत की नहीं थी। अगर क्वेश्चन में लगा के पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू बनी है। पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू बनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में भारत नहीं लगाएगा, सीधा पूछ देगा पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो एनी बेसेंट बनी है। और एनी बेसेंट का संबंध भारत से नहीं था, एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से था। कहां से था? आयरलैंड से था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में सबसे कम उम्र में कौन सा कांग्रेस का अध्यक्षता किया है, तो अबुल कलाम आजाद। भारत के अंदर में सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने हैं अबुल कलाम आजाद। और वहीं अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन दोनों भी आई है। सबसे कम उम्र में पूछे तो अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे दिनों तक पूछे तो अबुल कलाम आजाद। और यही अबुल कलाम आजाद जब भारत आजाद होता है, जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो उसमें से शिक्षा मंत्री के रूप में जो कार्य करने का पदभार दिया वो भी अबुल कलाम आजाद को, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद बने हैं। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है भारत के अंदर में? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत के अंदर में पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनाया है वो उत्तर प्रदेश ने सुचेता कृपलानी को बनाया है। तो हमको अब यहां से पता चल रहा है कि भारत के अंदर में पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने दिया है और पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन दिया है? उत्तर प्रदेश ने। राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू और मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दी थी जो है कि राज्यपाल के बारे में, वो राज्यपाल के बारे में कही थी कि भारत के अंदर में जो राज्यपाल होते हैं वह एक प्रकार के सोने के चिड़ियों की तरह पिंजड़े में बंद होते हैं, सोने के चिड़ियों की तरह पिंजड़े में बंद होते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह था कि भारत के अंदर में जो राज्यपाल का पद होता है उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, वह एक प्रकार से पिंजड़े में बंद रहता है। जैसा मंत्रिमंडल बोलता है या जैसा विधानमंडल बोलता है वैसा काम करने का प्रयास करते हैं, ऐसा चीज होता है। और भारत के अंदर में अगर देखें राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। जैसे वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल जो है वो कौन है? तो वर्तमान समय में जो बिहार के राज्यपाल है वो राजेंद्र अलकेकर है, राजेंद्र अलकेकर है। और राजेंद्र अलकेकर जैसे पहले मेघालय, पहले था आपका मेघालय से, वहां से उसको उठा के लाया होगा आपका जो है कि बिहार में। तो इसका मतलब बिहार में उसे नियुक्त करने का काम किया राष्ट्रपति ने कि हाँ इसे जो है कि बिहार में नियुक्त कर दीजिए। लेकिन उसको जो शपथ ग्रहण करवाया होगा वो आपके बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हुए होंगे, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उसको शपथ दिलाने का काम करते हैं। और नियुक्ति 155, नियुक्ति 155 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 155 में है। किसमें है? 155 में। और आप लोग को एक क्वेश्चन बता दे, और आप लोग को एक क्वेश्चन बता दे कि भारत के अंदर में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान लिए हैं या उसकी प्रक्रिया लिए हैं वो कनाडा के संविधान से। कहां से लिए हैं? कनाडा के संविधान से। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान लिए हैं और कनाडा के संविधान से अपशिष्ट शक्ति भी लिए हैं। अपशिष्ट शक्ति भी कौन से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? तो राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे, कमलापति त्रिपाठी थे। राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। वहीं पर लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता रामसुभग सिंह थे, रामसुभग सिंह। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता रामसुभग सिंह थे और राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा वो आपके कमलापति त्रिपाठी थे, कमलापति त्रिपाठी थे। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम उम्र सीमा 65, अर्थात 6 या 65 और इसमें से जो पहले पूरा हो उसके अनुसार वो पद से छोड़ देगा। और याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं और उसे हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को ही है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देख लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हम लोग शॉर्ट में सीएजी कैग कहते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच है। 148 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच में है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और भारत के अंदर में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो बनने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे नरहरि राव। 9 से नियंत्रक, 9 से नरहरि, 9 से नियंत्रक, 9 से नरहरि। तो नरहरि राव जो थे वो पहले भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनते हैं। और आप लोग को बता दे कि इस तरह बनते 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 अभी 14वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं जिसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं पर अगर हम महान्यायवादी को देखते हैं तो महान्यायवादी जो होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और इसका जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखिएगा महान्यायवादी का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं और जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है या नियुक्त कर सकता है या उसका कार्यकाल बढ़ा सकता है। वह जो है कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। इसीलिए क्वेश्चन याद रखिएगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल, लेकिन महान्यायवादी का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है।
और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में महान्यायवादी बनने वाले जो पहले व्यक्ति बने थे वो आपके कौन बने थे? एमसी सीतलवाड़ महान्यायवादी बने थे। और इस तरह देखते देखते अगर देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत के अंदर में महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। और वर्तमान समय में आर वेंकट रमनी कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के। कितने नंबर के? 16वें नंबर के। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में एक ऐसा संवैधानिक पद का नाम बताइए जो कि संसद के किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है या भारत के अंदर में किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, तो आप लोग बताइएगा महान्यायवादी। क्या बताइएगा? महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत, महान्यायवादी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत ऐसा काम करने का उसे अधिकार दिया है, यानी संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है, बात विचार कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। वहीं अनुच्छेद 88 के तहत वह किसी भी भारत के अंदर में कोर्ट में जाकर बैठ सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। लेकिन महान्यायवादी के पद का सृजन 76 किसमें किया गया है? 76 में। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना साल का? 6 साल का। कितना साल का? 6 साल का। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का? 6 साल का, यानी 6 साल या 65 साल। 6 साल या 65 साल। और भारत के अंदर में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। किसमें है? 324। आप लोग को बता दे भारत के अंदर में चुनाव कराने की सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग है, यह इलेक्शन कमीशन है। इसका स्थापना जो था किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत के अंदर में पहले चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और मतदाता दिवस 1950 से ही मनाना शुरू नहीं कर दिए। जिस साल भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की अध्यक्षता में यह कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, अर्थात 2011 से। कब से? 2011 से। और 2011 से ही एमएनपी सेवा का शुरुआत हुआ था। हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज खत्म होता है ना तो तुरंत जाके उसको हम पोर्ट करवा के दूसरे कंपनी में चल जाते हैं, तो उसको हम लोग एमएनपी कहते हैं। अभी भले हम शॉर्ट में इसको पोर्ट कर दीजिए, मेरा पोर्ट कर दीजिए बोल देते हैं। तो पोर्ट करने का मतलब ही होता है एमएनपी। पहले हम लोग एमएनपी बोलते थे, अब शॉर्ट में हम लोग पोर्ट बोल देते हैं, क्योंकि एमएनपी का फुल फॉर्म से आप लोग को पता चल जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एमएनपी सेवा का शुरुआत भारत में कब से हुआ है, तो 2011 से। कब से हुआ है? 2011 से एमएनपी सेवा का शुरुआत हुआ है। और एमएनपी का फुल फॉर्म होता है एम से मोबाइल। एम से मोबाइल। और मोबाइल में हम नंबर को ही ना दूसरे में घुसते हैं लेके, यानी मोबाइल नंबर। एम से याद रखिएगा मोबाइल नंबर। पी से पोर्टेबिलिटी, फिर से पोर्टेबिलिटी, यानी कि मोबाइल नंबर को हम दूसरे कंपनी में चेंज करके जा सकते हैं, यानी नंबर मेरा सेम रहेगा लेकिन कंपनी का बदलाव हो जाएगा। यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा 2011 में ही शुरू हुआ है। और 2011 में जो है कि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप भी जितवाया। और 2011 ईस्वी में अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि 2011 ईस्वी से ही मतदाता दिवस मनाना प्रत्येक 25 जनवरी को हम लोग शुरुआत किए हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में 9 जनवरी के दिन, तो क्या 1915 से ही मनाना शुरू कर दिए? नहीं, यह मनाना शुरू किए हैं 2003 से। कब से मनाना? 2003 से मनाना शुरू किए हैं। तो ऐसे ऐसे याद रखिएगा। जैसे उसी तरह हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को ही, तो क्या 1950 से ही संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिए हैं? तो नहीं, संविधान दिवस हम लोग मनाना शुरू किए हैं 2015 से। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2015 ईस्वी से हम लोग योगा दिवस मनाना शुरू किए हैं। 2015 ईस्वी से संविधान दिवस मनाना शुरू किए हैं। और 2015 ईस्वी में नेपाल का संविधान भी लागू हुआ है। 2015 में नेपाल का भी संविधान लागू हुआ है। और विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। और नेपाल कभी भी गुलाम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, बागमती नदी के किनारे। भारत के अंदर में एक ट्रेन भी चलती है बागमती एक्सप्रेस।
बागमती, इसका मतलब है कि वो नेपाल से सटा हुआ जगह से आती है ट्रेन, तो इसका मतलब बागमती नाम की नदी भारत में भी बहती है, बिहार के क्षेत्र में बहती है, तो याद रखिएगा। लेकिन हकीकत में जो काठमांडू है वो शहर आपका बागमती नदी के किनारे है नेपाल में, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में एक मंदिर बहुत फेमस है जिसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वह आपका काठमांडू में है, और भारत के ही नहीं पूरे एशिया का, जो आप लोग जानते होंगे, पूरे एशिया का भारत के बिहार में के अंदर में स्थित सबसे बड़ा पशु मेला लगता है भारत के सोनपुर में, भारत के बिहार के सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसको हम लोग हरिहरनाथ का मेला कहते हैं, उसे सोनपुर का मेला भी कह देते हैं, उसे हरिहरनाथ, ओरिजिनल नाम है हरिहरनाथ, हरिहरनाथ का मेला, जो कि सोनपुर बिहार के में लगता है, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट के पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, थोड़ा करंट को और स्टैटिक को ले लेते हैं। तो अगर आप लोग से पूछे कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और अगर देखते हैं इस तरह से वर्तमान के भारत में कौन है, तो वर्तमान समय में राजीव कुमार है। राजीव कुमार है 25वें नंबर के, कितने नंबर के? 25। और आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास है वो भी कितने नंबर के? 25वें नंबर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़, वो 50वें नंबर के, वो कितने नंबर के? 50वें नंबर के। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे, तो वो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, लोक लेखा समिति का नाम सुने होंगे। भारत के अंदर में संसद के पास विभिन्न प्रकार के संसदीय समिति है। संसद समिति में से प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। लोक लेखा समिति जो आप लोग देख रहे हैं, लोक लेखा समिति का स्थापना 1919 अधिनियम के तहत, लोक लेखा समिति का स्थापना 1919 अधिनियम के तहत 1921 में किया गया, 1921 में किया गया। और इसका जो सबसे मेन काम है लोक लेखा समिति का, इसका हिसाब बारी रखना, यानी जितना भी सरकार खर्च करने के लिए देती है सरकारी पद वाले व्यक्ति को, यानी मुख्यमंत्री को, संसद को, लोकसभा सदस्य को, तो याद रखिएगा उसका हकीकत जांच करना कि हकीकत में वो खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है पैसा, ये सब का लेखा जोखा जो रखता है वह आपका कौन रखता है, तो लोक लेखा समिति रखता है। और वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने हैंडल में रख के उसका जांच करवाता है। तो आप लोग को बता दें कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य की संख्या कितना होता है, तो कुल 22 होता है। कितना होता है? 22। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य की संख्या 22 होता है, और 22 जो होता है उसमें से 15 लोकसभा से जाता है और 7 राज्यसभा से। 7 कहां से? राज्यसभा से। यानी 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, कुल हो गया 22 सदस्य। इसका क्या कार्य है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्थापना कब हुआ था आप लोग को समझ में आ गया, 1919 अधिनियम के तहत 1921 में। वही लोक लेखा समिति का अगर देखते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनता है ना, उसको बनने के लिए क्वालिफिकेशन यही होता है कि वो विपक्ष का नेता रहना चाहिए। विपक्ष का नेता, यानी कि जैसे अभी आप लोग को पता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है, तो अधीर रंजन चौधरी ही उसकी जांच करवाएंगे। मान लीजिए कि हम अभी नरेंद्र मोदी हैं, हम सत्ता में, क्या हम अपना व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो वो सही है, सब चीज बता देगा, वो गलत थोड़ी बताएगा, वो सही बता देगा। और इधर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको हम सही से खर्च किए हैं पैसा कि हम झोल कर दिए पैसा, तो आप सही बताइएगा, तो उसमें से जो कि पकड़ में आएगा कि नहीं हकीकत में जो है कि वो सही था या गलत था। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो विपक्ष के नेता बनते हैं। ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी है। अब आते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति पे। किस पे आते हैं? तो आप लोग को बता दे, आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे जिसका नाम था, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी। भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे षणमुखम शेट्टी। और इसी षणमुखम शेट्टी के कहने पर भारत सरकार ने 1950 में, याद रखिएगा डेट,
भारत सरकार के द्वारा 1950 में सन्मुखम से ठीक है कहने पर जो है कि प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में किया। कब किया? 1950 में। और यह इसलिए करवाया क्योंकि वित्त मंत्री के पद पर था सन्मुखम सेठी, और वित्त मंत्री का ही भार रहता है कि हम अगले साल के लिए भारत के लिए जो है कि बजट को रखे या बजट को पेश करें। वित्त मंत्री ही पेश करते हैं फरवरी महीना में। तो उनको लगा कि भारत के लिए किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर हम पहले से सबका डाटा ले ले तो हम जो है कि आराम से कितना पैसा भाई देंगे आपको। जैसे आप पढ़ने के लिए बाहर में रहते होंगे तो आपके पिताजी को आइडिया होगा कि उसका पैसा में किस किस चीज में कितना कितना खर्च होता है महीना के हिसाब से, आप उसको भेज देते होंगे, आपको घर से मिल जाता होगा पैसा कि हमको 500 रुपया टेस्ट लगाने में लगता है, 500 रुपया जो है कि सब्जी में लग जाता है, 500 रुपया घूमने में लग जाता है। तो इस तरह कर करके आपके पिताजी आपको जो है कि 3000 रुपया महीने के भेज देते होंगे कि 1000 रुपया रूम रेंट जो है कि लग गया, 2000 रुपया में कैसे आप मैनेज करके रह सकते हैं। तो इस तरह से 3000 रुपया जो आपको दिए घर से, वो एक प्रकार के एक महीने के बजट दिए, एक महीना का बजट, उसी में आपको मैनेज करना है। तो वही सन्मुखम सेठी ने कहा था कि मान लीजिए कि भारत के अलग अलग सेक्टर में कितना कितना खर्चा होगा, तो उसका ब्यौरा अगर हम पहले से सबका ले लेंगे कि कितना कितना खर्च होने वाला है अगले साल के लिए, तो हमको बजट पेश करने में सहूलियत होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी सन्मुखम सेठी के कहने पर प्राक्कलन समिति का स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1950 में किया गया, अर्थात बजट का पूर्वानुमान लगाने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में किस संसदीय समिति का जो मुख्य काम होता है बजट पेश करने के पहले पूर्वानुमान लगाने का, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? और प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं सभी के सभी लोकसभा के, सभी के सभी, और कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं, 30 का 30 लोकसभा से रहते हैं। और यही प्राक्कलन समिति भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति, भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति जब दोनों को मिला के हम लोग देखते हैं तो हम लोग जुड़वा बहन के रूप में या जुड़वा संसदीय समिति के रूप में भी पुकार देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है गिरीश बापट, वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट है। और याद रखिएगा प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष के चुनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह जो है कि लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, यानी कि सत्ता दल वाला का ही नेता होना चाहिए, जो कि सत्ता दल है। अब मान लीजिए कि हम खर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम खर्चा कर रहे हैं तो हमको जो है कि पता होना चाहिए कि कितना रुपया हम खर्च करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अर्थात लोक लेखा समिति में विपक्ष के नेता बनते हैं और प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी वाले नेता बनते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में आरटीआई को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो भारत के अंदर में आरटीआई को लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, यानी सूचना के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना था तमिलनाडु, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर देखते हैं भारत को इसके संदर्भ में, आरटीआई के संदर्भ में जब भारत पे डालते हैं तो भारत सरकार के द्वारा आरटीआई को 2005 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 2005 से। जो डेट बता रहे हैं डेट को माइंड में रखिएगा, एग्जाम में डेट पूछेगा। 12 अक्टूबर 2005 से भारत में पूरी तरह से आरटीआई को लागू कर दिया। और आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो शिक्षा के अधिकार का मतलब होता है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में जो है कि 2009 में पारित किया गया और 2010 से लागू हुआ, 2010 से उसी तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2004 में, लागू हुआ 2005 से। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में, लागू हुआ 2010 से। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अधिनियम एक वर्ष पहले आता है। जैसे आरबीआई का स्थापना अगर देखते हैं तो आरबीआई का स्थापना 1934 अधिनियम के तहत हुआ है, लेकिन स्थापना 35 में हुआ है। स्थापना कब हुआ है? 35 में हुआ है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और आप लोग को पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है।
और उसके लिए एक अधिनियम आया था, एक संविधान संशोधन करना पड़ा जिसका नाम है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है कि आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करवाया गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य, अभी हम देख रहे थे कि मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है और मूल संविधान में 0 था, क्योंकि मूल संविधान में कहीं भी मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को तब जोड़ा गया जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1976 ईस्वी में। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने ही पहली बार जो है कि मूल कर्तव्य को जोड़ने का काम किया। जब जोड़ने का बात चल रहा था तो इंदिरा गांधी ने एक समिति का स्थापना करवाया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ही पहली बार जो है कि यह चीज जोड़ने का काम किया और सरदार स्वर्ण सिंह ने जोड़ने का सिफारिश किया था कितना? तो याद रखिएगा 8। कितना जोड़ने का सिफारिश? जोड़ने टाइम सिफारिश क्या था 8, लेकिन जब जोड़ने लगा तो 10 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया। तो 10 जो जोड़ दिया ये हो गया आपका 1976 के बाद। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा, जो कि आप लोग को पता है कि वह बच्चों के शिक्षा से संबंधित था। और वर्तमान समय में 11 ही है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य हम लोग रूस के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य लिए हैं रूस के संविधान से। और मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद किस में है? तो 4 के क में है। वही कोई बात नहीं। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में है और भाग पूछेगा तो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। और इसको जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और मूल कर्तव्य को लागू जो करवाया था वो करवाया था कौन? तो याद रखिएगा कि वो करवाया था आपका कौन सा समिति ने? तो मूल कर्तव्य को करवाया था कौन सा? तो वर्मा समिति ने। कौन सा समिति? यानी JS वर्मा समिति ने। JS वर्मा समिति के सिफारिश पर जो है कि मूल कर्तव्य को पूर्णतः लागू किया गया। और मूल कर्तव्य की संख्या है 11। प्रारंभ में था 0, यानी मूल संविधान में था 0। 1976 के समय था 10। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सरकरिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 में। सरकरिया समिति का गठन 1983 में किया गया था केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बढ़िया बनाने के लिए या फिर उसके बीच के संबंध को अच्छा बनाने के लिए 1983 में। और सरकरिया समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था 1987 में। कब दिया था? 1987 में। और आप लोग को बता दें कि सरकरिया समिति जो था इसके अलावा और भी समिति था, जैसे पुंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र और राज्य के बीच जो है कि आपका संबंध को लेकर ही था। अगर आपको हम भाग को एक बार रिकॉल करवा दे तो और अच्छा होगा, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध जो है भाग 11 में है। केंद्र राज्य संबंध किसमें है? आपको भाग पर रिकॉल करवा देते हैं, फिर अगले सब्जेक्ट पे हम लोग चलेंगे। आप लोग बताइए तो भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में आपका केंद्र और राज्य, मतलब कि आपका केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य। याद हो गया। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अधिकार जो लिखते हैं ओ के तरह लिखते हैं और ओ के तरह हम 3 भी लिखते हैं, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और ओ जो लिखते हैं ओ से अमेरिका बना देना, यानी मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाग 4 में 4 अक्षर DPSP, भाग 4 में DPSP, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 6 में राज्य, भाग 7 खत्म है। भाग 7 क्या है? खत्म है। इसको निर्वासित कर दिए हैं। इसमें संपत्ति का अधिकार वगैरह था, इसको खत्म कर चुके हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को खत्म कर दिया है। याद रखिएगा। और भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? आप लोग कंफ्यूज होइएगा। आपको एक बार हम जो है कुछ जुगाड़ से समझा देते हैं, कुछ बेसिक देके समझा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब समझिएगा। भाग 4 के क तक सबका क्लियर है, आराम से मार दीजिएगा। भाग 5, सबसे पहले भाग 5 में हम लोग को संघ बना देना, यानी मोदी सरकार बना देना है। भाग 5 में संघ, भाग 5 में संघ ले लिए। तो भाग 6 में जो है कि हम राज्य सबको देखेंगे। किसको देखेंगे? राज्य को। यानी 5 में हो गया केंद्र, 6 में हो गया राज्य, 7 मेरा खत्म ही हो गया है। 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बचा है, यूटी बचा है। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया भाग 8 में। अगर हम भाग 9 में देखें तो भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि कुंचिकल समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। कौन नदी? स्वर्णरेखा। और स्वर्णरेखा नदी जो है वह झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के पास है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी को हम लोग अपशकुन नदी के नाम से जानते हैं, अपशकुन नदी के नाम से। स्वर्णरेखा नदी को अपशकुन नदी के नाम से जानते हैं। और स्वर्णरेखा आप लोग नाम सुने होंगे एक शहर जमशेदपुर का, जमशेदपुर जो शहर है यह सब स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। और स्वर्णरेखा नदी को अपशकुन नदी के नाम से जानते हैं। और स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात जो है वह किस नदी पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात भारत के अंदर में जो स्थित है वह जो है कि आपका याद रखेगा इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर? इंद्रावती। आप लोग आराम से समझिएगा, नियाग्रा जलप्रपात हकीकत में भारत में नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात हकीकत में भारत में नहीं है। यह जो है कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। लेकिन भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है उस उपनाम से जानते हैं हम लोग चित्रकूट जलप्रपात को। किस जलप्रपात को? चित्रकूट। भारत के अंदर में इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। उसे हम लोग जो है कि एक उपनाम से जानते हैं भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा। लेकिन हकीकत में नियाग्रा जलप्रपात भारत में नहीं है, नियाग्रा जलप्रपात दूसरे देश में है। उसके आधार पर भारत का नियाग्रा हम लोग जो है कि चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी के ऊपर छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती एक नदी है। बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक एक शहर है, नासिक के पास त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। उसी पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। इसीलिए नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है। और गोदावरी नदी के तट पर नासिक में जो है कि कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। और भारत के अंदर में कितने शहर में कुंभ मेला? 4। कितना शहर में? 4। इलाहाबाद में, दूसरा आपका हरिद्वार में, और तीसरा आपका उज्जैन में, चौथा महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के। और याद रखिएगा कुंभ मेला का आयोजन हर्षवर्धन ने शुरू करवाया है। किसने शुरू करवाया? हर्षवर्धन ने शुरू करवाया है आपका इलाहाबाद से। और 4 शहर में लगता है। और उसमें से आप लोग को पता है हरिद्वार में जो लगता है उत्तराखंड के अंदर वो आपको गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद लगता है संगम पर, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद में। और आप लोग को पता है उज्जैन जो लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और आपका नासिक जो लगता है कुंभ मेला वो आपका गोदावरी नदी के तट पर लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? उड़ीसा में। भारत के अंदर के उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। और चिल्का झील ही भारत के अंदर में पहला रामसर साइट का हिस्सा है। भारत के अंदर में रामसर साइट का हिस्सा बनने वाला पहला झील चिल्का झील है। और भारत के अंदर में रामसर साइट के अंदर में सबसे बड़ा स्थल जो है सुंदरवन है। और भारत के अंदर में सबसे छोटा रामसर साइट जो है वह रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील कहाँ है? और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस या आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। और 2 फरवरी 1971 को पहला रामसर सम्मेलन रामसर शहर ईरान में हुआ था। और भारत जो रामसर का सदस्य बना था 1982 में। कब बना था? 1982। और विश्व का पहला स्थान आपका कीबोर्ग प्रायद्वीप, कीबोर्ग प्रायद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और उसी कीबोर्ग प्रायद्वीप को विश्व का पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा में।
दूध सागर जलप्रपात गोवा के मांडवी नदी पे है, क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी है। अब पणजी मांडवी नदी पे है। पणजी कौन नदी पे है? मांडवी नदी पे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पास एक शहर है जब्बलपुर, और जब्बलपुर के भेड़ा घाट के समीप ही नर्मदा नदी के तट पर आपका जो है कि कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में किस राज्य में आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है? कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक के आपके जो है कि शरावती नदी पर स्थित है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के बरमगिरी पहाड़ी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पे। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में है, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में बहती है, क्योंकि चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है। कौन शहर है? कोटा शहर है। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो वन की नदी के नाम से जानते हैं, या वनों की आशा के नाम से जो नदी को जानते हैं, वह बनास नदी है। कौन नदी है? बनास नदी। और भारत के अंदर में एकमात्र नदी आपके लूनी नदी है, जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है या मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। और यह लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है और बनास नदी का जो उद्गम स्थल है, यह राजस्थान के अरावली पहाड़ी से है। राजस्थान के अरावली पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी जो निकलती है राजस्थान के अरावली पहाड़ी के पश्चिम दिशा से निकलती है, और राजस्थान के अरावली पहाड़ी के जो पूर्व दिशा से निकलती है बनास नदी। याद रखिएगा, पश्चिम से निकलकर वो चल जाती है गुजरात के तरफ, और यह जो है कि वहीं पर घूमते रहती है बनास नदी। और बनास नदी को वनों की आशा के नाम से जानते हैं, और लूनी नदी जो है कि आपका कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है गुजरात के अंदर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अरावली पहाड़ी का ही हिस्सा है रायसीना हिल। रायसीना हिल आप लोग को पता है, रायसीना हिल के ऊपर ही आपका राष्ट्रपति भवन सब स्थित है। दिल्ली के अंदर में जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसीना हिल के अंदर में स्थित है। और भारत के अंदर में बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव के द्वारा एक पुस्तक का रचना किया गया है, जिसका नाम है गोपालगंज से रायसीना हिल। गोपालगंज से रायसीना हिल, क्योंकि गोपालगंज में उसका घर था, पर्सनल घर है लालू यादव का गोपालगंज बिहार में। और वहां से लेकर वो रायसीना हिल तक पहुंचे, यानी कि आपका दिल्ली तक पहुंचे काम करते करते। और लालू प्रसाद यादव भारत के रेल मंत्री के रूप में भी काम किए हैं, तो इसका मतलब केंद्र तक भी पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब गोपालगंज से रायसीना हिल पुस्तक के लेखक जो है वो लालू यादव है। कौन है? लालू यादव है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में? केरल। वेम्बनाड झील केरल में है। सष्टामकोट्टा झील भी कहाँ है? केरल में। अष्टमुदी झील भी कहाँ है? केरल में। अब पेरियार झील भी कहाँ है? यानी पेरियार झील, अष्टमुदी झील, उसके बाद फिर आपका जो है कि सष्टामकोट्टा झील, ये सब झील है केरल में। ये सब झील कहाँ है? पेरियार झील भी कहाँ है? केरल में। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और केरल का जो आपका जो राष्ट्रीय भाषा है वो मलयालम है। केरल की राज्य की भाषा मलयालम है। और आप लोग को पता है कि केरल के अंदर में एक आपका त्योहार बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ओणम। ओणम त्योहार केरल में है। ओणम त्योहार केरल का है। ओणम त्योहार कहाँ का है? यानी ओणम केरल का है, और पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। वहीं पर तमिलनाडु में और केरल में और आंध्र प्रदेश में 3 गो त्योहार और बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। वहीं मोहिनीअट्टम जो है वो आपका कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम केरल का है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में किस राज्य में राजसमंद झील है? राजस्थान में। राजसमंद झील कहाँ है? आप लोग बताइए कि भारत के अंदर में प्रसिद्ध सुखना झील, प्रसिद्ध सुखना झील किस शहर में? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ है? और चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब एक हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के संयुक्त राजधानी के रूप में चंडीगढ़ काम कर रही है और चंडीगढ़ में ही सुखना झील है। और चंडीगढ़ राज्य का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो चंडीगढ़ राज्य का स्थापना जो किया था वो नेकचंद ने किया था। किसने किया था? नेकचंद ने। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और रॉक गार्डन का स्थापना भी नेकचंद ने किया है। रॉक गार्डन का स्थापना भी किसने किया है? नेकचंद ने किया है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और पंजाब और हरियाणा के राजधानी जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ही दोनों राज्य का हाईकोर्ट स्थित है। दोनों राज्य का हाईकोर्ट स्थित है, याद रखिएगा। और चंडीगढ़ शहर को ही, चंडीगढ़ शहर को ही आपका जो है कि फूलों के शहर के रूप में, यानी कि गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर। अगर क्वेश्चन पूछे गुलाबों का शहर तो चंडीगढ़ मारेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़, क्योंकि भारत के अंदर में सबसे अधिक जो गुलाब फूल का उत्पादन करता है वो पंजाब करता है। कौन करता है? और पंजाब के अंदर में एक व्यक्ति है, पंजाब के अंदर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीबी पॉल। बीबी पॉल को भारत के अंदर में गुलाब के पिता के रूप में भी जानते हैं। इसीलिए पंजाब में सबसे अधिक गुलाब फूल होता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को गुलाबों के शहर के रूप में जानते हैं। लेकिन पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। और भारत के और राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय के नाम से अजमेर को जानते हैं। राजस्थान का गौरव के नाम से चित्तौड़गढ़ को जानते हैं। और याद रखिएगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरतपुर को। और भरतपुर में ही घना पक्षी विहार है। भरतपुर में ही घना पक्षी विहार है जिसका नाम केवलादेव पक्षी विहार है। उसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं। और इसे ही पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जानते हैं, क्योंकि वहां पर आके साइबेरियाई सारस वगैरह अंडा देते हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, यानी उसके लिए अनुकूल तापमान है। वो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, तीनों का तीनों चंबल नदी पे, तीनों का तीनों चंबल नदी पे राजस्थान में, चंबल नदी पे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन बताइए, माता टीला बांध, राजघाट बांध, मणिकर्णिका बांध, तीनों का तीनों बेतवा नदी पे, तीनों का तीनों बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पंचेत बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, अय्यर बांध, बरगमो बांध और मैथन बांध, ये सब का सब है दामोदर नदी पे। किस नदी पे? आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा, पंचेत बांध और मैथन बांध। पंचेत बांध और मैथन बांध दोनों है दामोदर नदी पे। और दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी को हम लोग जैविक नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के जो है कि आपका खाद्यान्न वगैरह का उत्पादन किया जाता है छोटा नागपुर के पठार के पास। इसीलिए उसमें आपका जैव पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक है। इसीलिए जैविक नदी के नाम से दामोदर को जानते हैं। और उसी दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। और बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणी नदी जो है वह आपका महानदी की सहायक नदी है। और ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला शहर है। राउरकेला शहर ब्राह्मणी नदी के किनारे है। और राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना जर्मनी के सहयोग से, किसका सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और उसी राउरकेला में आपका विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के नाम से स्थित है। और आप लोग को बता दे, 2-3 स्टील फैक्ट्री बार बार आता है एग्जाम में, जैसे भिलाई स्टील प्लांट बोलेगा किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से, और बोकारो स्टील प्लांट जो है वह भी रूस के सहायता से, रूस के सहायता से। एक ट्रिक आप लोग को देते हैं, भीरू राज दुबे, भीरू राज दुबे, भीरू यानी भिलाई रूस, राज का जो राज यानी राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी, और दुबे नहीं कहते हैं दुबे जी, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। ये सब जब याद रखिएगा तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आप लोग को बताना है,
नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वह आपका किस राज्य में है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक नदी बहती है, कृष्णा नदी का नाम सुने होंगे, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से है और वहां से जो है कि आपका यह नदी निकलती है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी इस तरह बहते बहते बंगाल के खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है और इस क्रम में वह एक दो जलप्रपात या एक दो बांध का निर्माण करती है, जिसमें से नागा अर्जुन सागर बांध हो गया और आपका अलमाटी बांध हो गया। कौन सा बांध हो गया? अलमाटी बांध कृष्णा पे बहुत फेमस है। अलमाटी बांध कृष्णा पे है, नागा अर्जुन सागर बांध भी कृष्णा पे है। और कृष्णा का हम लोग चार बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी बताते हैं, जिसका नाम है घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। ये चारों के चारों जो सहायक नदी है वो कृष्णा के हैं। और आप लोग को पता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से है, ये सब क्वेश्चन याद रखेगा। और महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिहोवा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहोवा पहाड़ी से आपका जो आपका होता है उत्खनन या जो उसका जो नदी निकलती है वह नदी निकलती है महानदी आपका छत्तीसगढ़ के सिहोवा पहाड़ी से और छत्तीसगढ़ में बहते हुए उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा के बाद अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिराने का काम करती है। और महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी नदी और ब्रह्मणी नदी को ही उड़ीसा का शोक के रूप में जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार रिकॉल करवाएंगे, इतना कि एग्जाम में तो आएगा ही, लेकिन आपके माइंड में एकदम इस तरह से फिट करवा देंगे कि आपका एग्जाम निकलना जो है कि एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि भारत के अंदर में सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में कौन सा जलप्रपात है वर्तमान में? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत के अंदर में सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में कौन सा जलप्रपात है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज से आप लोग को लगातार वीडियो की प्राप्ति होगी और जो भी गैपिंग हुआ हमें उसमें खेद है कि आप लोग के पढ़ाई जो है कि आप पे हम पे निर्भर है। बहुत सारे छात्र का पढ़ाई मेरे ऊपर निर्भर है और इतना भरोसा किए हैं कि जो है कि हम बोल नहीं सकते हैं कि आप लोग इतना भरोसा करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और आप लोग के पास जो कि 2-4 दिन से वीडियो जो कि नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा होगा लगभग होली के बाद, तो आप लोग अब से रेगुलर हो जाइए। आज रविवार था, आज सुपर संडे के रूप में आपको क्लास मिल रहा है और कल से सोमवार होगा, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। और जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे अपने तैयारी को करते रहिए, क्योंकि जैसे इलेक्शन खत्म होगा आपका एग्जाम डेट देखिएगा कितना फास्ट होने लगेगा। और इधर बिहार पुलिस का भी एग्जाम डेट जो है कि आज वायरल हो रहा है, देखिए वो सही है कि गलत है, लेकिन हमें सही लग रहा है। लगभग आपका 19 जून, 20 जून और 23 जून ये 3 डेट में दिखा रहा है आपका बिहार पुलिस का एग्जाम। तो बिहार पुलिस की भर्ती बृहद पैमाने पे लगभग 21-22 हजार पोस्ट है। तो समझ सकते हैं कि अगर आप एक मिडिल फैमिली से हैं तो आप बिहार पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार पुलिस एक अच्छा जॉब है, बिहार के अंदर का जॉब है, आराम से जो है कि जॉब ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे भी जारी रख के आप दरोगा बन भी सकते हैं। क्योंकि अगर एक सफलता मिल जाए इंसान को तो आप जो है कि रुक नहीं सकते हैं। कि अगर आपको एक सफलता मिल के अगर आप रुक जाइएगा तो जितना भी आपका गांव समाज का आदमी है आप पे शंका करने लगेगा कि या तो आप सेटिंग करके किए हैं या फिर आप जो एग्जाम निकाले आपसे धोखा से एग्जाम निकल गया है, या आपके टैलेंट पे जो है कि वो जो है कि आवाज उठाने लगेंगे। इसीलिए आप अपनी एक सफलता से सुनिश्चित नहीं रह सकते अपने आप को। इसीलिए हमेशा तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आप 30-35 साल जब 35 साल एज हो जाएगा तो आदमी पढ़ने लायक नहीं रहता है उसके बाद। तो अभी आपके पास बहुत एज है, आप आराम से तैयारी कीजिए और अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा पोस्ट पे जाने का कोशिश कीजिए, हमेशा कभी रुकना नहीं है। मान लीजिए आप अभी एक छोटा पद पे हैं, तो छोटा पद पे है इसका मतलब आप मेहनत करके वहां तक आए और मेहनत आप आगे भी कर सकते हैं, अगला पोस्ट भी ले सकते हैं। और आपके इस सफलता में, आपके इस जो यात्रा रहेगा सफल होने में, हमेशा जो है कि मेरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।